सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग बात किए थे 1857 की क्रांति पर, जिसमें हम लोग यहां तक बात किए थे कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे कि सबसे बड़ा कारण राजनीतिक था और उस पर विस्तृत चर्चा हम लोग किए थे। आज बात करेंगे राजनीतिक कारणों के अलावे और कौन कौन से कारण थे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वह था प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में जो अंग्रेज़ों का जो प्रशासनिक नीति थी वह भेदभावपूर्ण थी। जो ऊंचे और जितने तनख्वाह वाले नौकरियां होती थी, बड़ी बड़ी नौकरियां, वह अंग्रेज़ों के लिए सुरक्षित था। जो छोटी छोटी तनख्वाह वाली नौकरियां होती थी वो भारतीयों को दिया जाता था। और जो भारतीय उनमें कार्यरत भी थे, ब्रिटिश सेना के अधीन हो या ब्रिटिश सरकार के अधीन, उन्हें अभद्र व्यवहार किया जाता था, उनके सम्मान के साथ व्यवहार नहीं किया जाता था। ये सबसे बड़ी विडंबना थी। दोषपूर्ण भर्ती नीति, साथ साथ प्रशासन में भेदभाव जो बढ़ती जाती थी, इससे प्रशासन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में धीरे धीरे क्षोभ व्याप्त होता चला गया और साथ साथ न्यायशीलता के सिद्धांत पर आधारित भी नहीं था। तीसरा कारण था आर्थिक कारण। जिस तरह से राजनीतिक कारण सबसे बड़ा कारण था, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण को हम लोग कई भाग बांटेंगे। सबसे पहला क्या था कि अंग्रेज लोग भारत से धन का पलायन कर रहे थे। भारत से धन ले जाया जाता था विदेश, इससे भारत के लोगों में क्षोभ व्याप्त था। दूसरा, एक नीति अंग्रेज लोग अपनाया था, खुले व्यापार की नीति। उस खुले व्यापार के नीति के तहत विदेश से यानी ब्रिटेन से बने हुए कपड़े भारत लाया जाता था और भारत में बेच करके काफ़ी मुनाफा कमाता था। और खुले नीति के कारण भारत का जो कुटीर उद्योग था वह धीरे धीरे ध्वस्त हो गया, जिसका परिणाम हो गया कि उसमें काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए और विद्रोह का यह बड़ा कारण बनता चला गया। तीसरा, जो अंग्रेज लोग भारत में आए, और हम सब जानते हैं कि इलाहाबाद की संधि के तहत जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर, ब्रिटिश भारत पर वह नई लगान नीति को लागू किया। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लगाया और जहां जमींदार को भूमि का मालिक बनाया, यानी लगान वसूली का अधिकार जमींदार को दे दिया। जमींदार अत्यधिक से अधिक लगान वसूली का काम करता था, कृषि के विकास पर नहीं, जिससे किसानों में क्षोभ व्याप्त हो गया और गरीबी से कंगाली के कगार पर पहुंच गया। उसी तरह मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रथा चलाया गया और वहाँ प्रत्यक्ष रूप से किसान से लगान वसूली की जाने लगी, लेकिन वहाँ भी लगान के दर इतने अधिक थे और साथ साथ लगान वसूली पर जो खर्च किया जाता था वो सारे के सारा भार किसानों पर लाद दी जाती थी, जिससे वह व्यवस्था भी असफल रहा। तीसरी व्यवस्था थी महालवारी व्यवस्था, जो पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में लगाया गया था। वहाँ भी इस तरह से भूमि लगान यानी कुल लगान तय की गई थी, उसमें 66% लगान वसूली का सरकार को देना था और 33% जो बचा हुआ था वो कहा गया था कि जो प्रशासनिक लगान वसूली में जो कर्मचारी पर या गांव के समूह पर खर्च होगा उस पर। ये तीनों व्यवस्था इतने दुखदायी थे, किसानों के लिए कष्टदायक साबित हुआ और किसान विद्रोह के कगार पर चले गए। आर्थिक कारण में चौथा एक और कारण था। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर बन के आया तो उसने इनाम की भूमि यानी बेलगान भूमि का मतलब होता था कि मुगल बादशाह के समय में या राजा महाराजा जब किसी व्यक्ति पर खुश हो जाते थे तो कुछ ज़मीन उनको बिना लगान दिए हुए दे दिया जाता था, जिसको बेलगान भूमि कहा जाता था, जिसको इनाम या वक्फ भूमि कहा जाता था। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक आया, अपनी आय को बढ़ाने के लिए उन सारे भूमि को छीन लिया, जिनके भूमि छीना गया वह सब विद्रोह के कगार पर पहुंच गए और वो विद्रोही बन गए। इतना ही नहीं, लॉर्ड डलहौजी जब आया तो उसने एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने
इनाम कमीशन की गठन। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि किस गवर्नर ने सबसे पहले बेलगान भूमि को जब्त किया था, तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और जब आपको ये पूछा जाए कि इनाम कमीशन का गठन कौन किया, तो लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन गठन करके किनके पास इनाम का भूमि है सबको आंकड़ा लिया गया और सबको जब्त कर लिया, जिनमें सबसे ज़्यादा जब्त किया गया था बम्बई क्षेत्र में। यहाँ तक कि झांसी में एक मंदिर थी, उस मंदिर में इनाम की मतलब उस मंदिर में कर को मुक्त कर दिया गया था और डलहौजी ने उसे भी कर के अधीन ला दिया। इसलिए झांसी की जो प्रजा थी वह भी धीरे धीरे विद्रोही प्रवृत्ति बनती चली गई। यह था आर्थिक कारण। अब बात करेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था? कुछ कारण ऐसे थे जो अंग्रेज के किए हुए करतूत थे। कुछ कारण ऐसे थे जो भारतीयों के लिए जरूरी था, लेकिन रूढ़िवादी भारतीय उसे समझ नहीं पाया, उसे अपने धर्म संस्कृति में दखल समझा। जैसे सबसे पहले अंग्रेज लोग अपने को दुनिया में विश्व में सबसे बड़ा धर्म मूल वंश का मानता था, वो अपने को श्रेष्ठ प्रकार का मानता था, जिसके कारण भारतीयों को वह घृणा के दृष्टिकोण से देखा करता था। भारतीयों को प्रथम श्रेणी में ट्रेन में चढ़ना मना था। यहाँ तक कि अगर जो भारतीय ब्रिटिश सेना में काम करती थी या ब्रिटिश प्रशासन में, उनको हे दृष्टिकोण से देखा जाता था। उन्हें प्रथम श्रेणी के ट्रेन में अंग्रेज अधिकारी के साथ या सेना के साथ बैठना, खाना पीना पर प्रतिबंध लगा था। यहाँ तक कि यूरोपीय व्यापारी के द्वारा संचालित अगर कोई होटल होता था, उस होटल के मुख्य द्वार पर लिख दिया जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कुत्ते और भारतीयों को प्रवेश वर्जित है। यह बातें स्वाभाविक है। ऐसे जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के लोगों को कुत्ते के समान तुलना कर रहे हैं, ऑटोमेटिक है कि उसके विरोध में लोग खड़े हो जाते। दूसरा पक्ष यह था सामाजिक पहलू में, वह काम भारतीयों के लिए जरूरी था। हमारे समाज में उस समय कई कुप्रथा थी, जैसे सती प्रथा, नरबलि प्रथा, बाल हत्या, ऐसे कई कुरीतियाँ थीं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण काम लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में धारा 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही बाल हत्या पर। और डलहौजी के जमाना में आते आते सबसे पहला कानून नरबलि प्रथा के विरुद्ध वही लाया था। और डलहौजी ने आगे बढ़ के विधवा विवाह कानून, विधवा विवाह अधिनियम 1856 लाया। हालांकि इसको मैं क्लियर कर दूं, जब आपसे पूछा जाए कि विधवा विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर ने जनरल ने लाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने। लेकिन जब यह पूछा जाए 1856 अधिनियम विधिवत पारित और लागू किसने किया था, तो वह था लॉर्ड कैनिंग ने। जबकि यह समाज की बहुत बड़ी बुराई थी, इसको दूर करने के लिए अंग्रेजों ने लाया था। लेकिन भारत के लोगों को लगा, रूढ़िवादी जो भारतीय थे उनको लगा शायद मेरे धर्म संस्कृति में यह हस्तक्षेप है जो सही नहीं है, और इसलिए रूढ़िवादी भारतीय इसका विरोध करने लगे। तीसरा एक और पहलू था सामाजिक पहलू में कि लॉर्ड डलहौजी ने रेल, डाक, तार ये सब चलाया, और जबकि भारतीयों के लिए, हालांकि यह सच है कि रेल, डाक, तार अंग्रेज अपने लिए चलाया, वो अपनी सुख सुविधा के लिए, भारतीयों के लिए नहीं, फिर भी देश में चला, भारतीयों के लिए लाभकारी ही हुआ और होता भी। तो भी भारत के लोगों को लगा कि शायद ये ईसाई धर्म का प्रचार का माध्यम है, और भारत के लोग इस सामाजिक बुराई मान करके इसका विरोध करने लगे। ये सामाजिक कारण था। अब धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था कि धार्मिक कारण में भी कई बातें थी। सबसे पहले 1800, हम सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार प्राप्त था, और 1813 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, और जो ईसाई में यानी जो ब्रिटेन के सभी नागरिकों को भारत आने का अधिकार मिल गया। उसी का परिणाम था कि 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियां भारत आने लगी। इस 1813 के एक्ट में प्रावधान था, ईसाई मिशनरियां लाइसेंस लेकर के भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकता है, और भारत में आने लगा। जब भारत में आने लगा तो वह धन, बल, नौकरी, पदवी
पद इत्यादि का प्रलोभन दे करके भारतीय लोगों को वह ईसाई बनाने, हिंदू मुस्लिम चाहे जितने भी धर्मावलंबी हैं सबको वह ईसाई में बनाने लगा। प्रारंभ में यह स्थिति थी कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार करता था तो उनके पिता के संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। तब अंग्रेज़ों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लगाया। उसने एक कानून लाया जिसका नाम था धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850। ठीक है, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850। इसके द्वारा यह तय किया गया था कि अगर कोई भारतीय अगर अपने धर्म को छोड़ करके ईसाई बनते हैं तो उनके पिता के संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और इससे ईसाईकरण का बढ़ावा मिला। जब सामाजिक ताना बाना बिगड़ने लगे तो विद्रोह होना स्वाभाविक था, जिसमें बहावी आंदोलन भी मुख्य भूमिका निभाया था इस विद्रोह को दबाने के लिए, उभारने के लिए। ठीक है, ये था धार्मिक कारण। कुछ दिनों के बाद एक और धार्मिक कारण बन गया। पहले से जो कारागार में लोग रहते थे जेल में, उनको एक ही माने अपना अपना भोजन अलग अलग बनाना पड़ता था। तब एक नियम आया 1845 ईस्वी में, एक नियम बनाया गया कि एक ब्राह्मण जाति के लोग भोजन बनाएंगे, सारे कैदी को खाना पड़ेगा। जिससे चलते लोग कैदी को अपने मन में एक भावना आ गई, इससे मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह भी एक धार्मिक कारण विरोध का बनता चला गया। साथ साथ जो अंग्रेज लोग जो भारत के लोगों को धार्मिक कई चिन्ह थे, जैसे पगड़ी पहनना, चंदन लगाना, टीका लगाना, कंगन पहनना, कुंडल पहनना, इस सब पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इससे भी लोगों में विरोध बनता चला गया। छठा कारण था सैनिक कारण। अब सैनिक कारण क्या था? सैनिक कारण में सबसे पहले कारण था कि सेना के साथ में जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि ऊंचे तनख्वाह वाली जितना सेना में नौकरियां थीं वो अंग्रेज़ों के लिए सुरक्षित थी। छोटी छोटी नौकरियां भारतीयों को दिया जाता था। जो थे भी उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता था। इसी बीच कुछ ऐसे कानून पारित हुए जो सैनिकों को विद्रोह के लिए उतारू बना दिया। अब जैसे लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 पारित कर दिया। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 ये क्या था? इसमें ये पहले क्या होता था, हमारे भारत में रूढ़िवादी समाज थी। यहाँ समुद्र यात्रा करना मना था। अगर कोई भारतीय समुद्र यात्रा कर लेते थे तो उनको सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, उसे पतित माना जाता था कि वह अधर्मी हो गया। और जब यह सामान्य भर्ती अधिनियम पारित किया गया तो उसमें यह कहा गया कि बंगाल के सैनिकों को भारत से बाहर युद्ध के लिए जाना ही पड़ेगा। और जिसका परिणाम क्या हुआ, जब अंगल अफगान युद्ध हुआ था। कब हुआ था अंगल अफगान युद्ध? 1839 से 42 तक हुआ था। जब हमारी भारतीय सेना इस अंगल अफगान युद्ध में गया था, समुद्र पार करके जाना पड़ा। और जब वहाँ से लौट करके आया तो समाज के लोग उन्हें मानने से इनकार कर दिया, यानी समाज में उसे बहिष्कृत कर दिया, जिसके चलते सेना में क्षोभ व्याप्त होने लगा। साथ साथ एक और घटना थी सैनिक में कि क्रीमिया का युद्ध 1853 से 1856, आज रूस यूक्रेन युद्ध में इस क्रीमिया का चर्चा भी बीच बीच में आते रहता है, जो अभी रूस के अधीन है। और यह क्रीमिया युद्ध में जो हमारे भारतीय सेना गई थी, यह युद्ध एक ऐसा युद्ध था और निर्णायक युद्ध रहा। जब लौट करके हमारी सेना भारत में आई तो उसे बहुत ही अपमान सहना पड़ा, क्योंकि यह एक और निर्णित थी और यहाँ हमारे भारत के लोग उन्हें बहिष्कृत कर दिया। यह भी विद्रोह का एक कारण बना। साथ साथ लॉर्ड डलहौजी, आप सब जानते हैं कि डाक प्रथा चलाया था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करूं, जब आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले डाक व्यवस्था कौन चलाया, तो ध्यान रखना है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में चलाया था। और उस समय जब वो चलाया था तो केवल सरकारी डाक ही लेके चलता था। और लॉर्ड डलहौजी के समय में जब 1854 में पारित हुआ था तो वह केवल आम नागरिकों के लिए डाक का द्वार खोल दिया था। टिकट साट करके आम नागरिक भी इसका प्रयोग कर सकते थे। अब यह विद्रोह का कारण क्यों बना?
1954 के डाक अधिनियम में यह था कि अब पहले सेना जो काम में थी उनको डाक फ्री मिलता था। जो क्लाइव चलाया था, जो सेना काम करती थी, नौकरी करती थी, वो फ्री डाक सेवा लेता था। लेकिन जब आया डलहौजी तो 1854 के अधिनियम, डाक संशोधन अधिनियम 1854 के द्वारा सभी नागरिकों को डाक सेवा दिया, लेकिन सेना को भी कहा कि अब मुफ्त में डाक नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको भी टिकट साटना होगा, जिससे सेना में काफ़ी विरोध हुआ। यही सब क्रांति के कारण थे। अब तन बात करते हैं तत्कालिक कारण क्या थे। ये सब तो पहले से पूर्व पीठिका तैयार हो चुकी थी। अब क्या था कि केवल चिंगारी लगना और आग जलने की बात थी। तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। ये क्या है कारतूस? पुराना, पहले अंग्रेज लोग पुराना राइफल का प्रयोग करता था। उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस राइफल, बड़ा होता था, भारीपन होता था, और उसके जगह पर एक नया राइफल लाया गया, उसका नाम था न्यू एनफील्ड राइफल। ठीक है, न्यू एनफील्ड राइफल। उस राइफल में जो कारतूस भरी जाती थी उस पर एक चर्बी लगा होता था। अफवाह फैली कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगा हुआ है, और आप सब जानते हैं हिंदू के लिए गाय वर्जित है और मुसलमानों के लिए शुगर वर्जित है। यह अफवाह फैली, और इस जब आपसे पूछा जाएगा तत्कालिक कारण तो दीजिएगा चर्बी वाला कारतूस। और चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो दिसंबर 1856 में प्रयोग हुआ था। तो सेना को जानकारी कब मिली थी? तो सबसे पहले जानकारी मिली थी जनवरी 1857 में। जानकारी कैसे मिली, इसकी भी कहानी गजब से है। एक कहानी है कि एक दमदम हवाई अड्डा का तो नाम जरूर सुने होइएगा, जिसका भी वर्तमान में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, जो कलकत्ता में है। उसी दमदम पर जगह पर एक सेना जो ऊंची जाति के थे और एक सिपाही जो निम्न जाति के, तो निम्न जो जाति का सिपाही था उसने मांगा, कहा कि दोस्त हमको पानी पिलाओ। वो गुस्से में कहा कि तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम हमसे पानी मांग दिया। उस पर कहा ठीक है, अगर मेरे पानी मांगने से तुम्हारा अगर इज्जत चला गया तो तुम्हारा धर्म ही चला गया। कहा कैसे चला गया? चौंक गया वो आदमी। कहा तुम जो राइफल प्रयोग करते हो और उस राइफल में भरते हो कारतूस, उस कारतूस को दांत से जो चीरते हो उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिला है। ऑटोमेटिक है, हिंदू जो होंगे गाय का नाम सुन करके वो उत्तेजित हो गया। कहा तुम कैसे जानता? कहा हम फैक्ट्री में काम करते हैं इसलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले यह जाने, पहली यहीं से जानकारी मिली और यहीं अफवाह जो फैली तब पहुंचा बैरकपुर। और बैरकपुर कहानी मैं अगले वीडियो में डालूंगा। क्रांति की शुरुआत कहां से कैसे हुई मैं तीसरे पार्ट में डालूंगा। सिर्फ आज मैं ये चर्चा कर देता हूं कि तत्कालीन कारण क्या था, कौन सा राइफल का प्रयोग हुआ था, न्यू एनफील्ड राइफल। पुराने राइफल का नाम क्या था? ब्राउन बेस राइफल। और बंगाल की सेना में शामिल कब किया गया? दिसंबर 1856 में। और अफवाह कब फैली? जनवरी 1857 में जानकारी मिली। कहाँ जानकारी मिली? तो दमदम में। अब तक जाने कि क्रांति का संगठन किसने किया। सबसे ज़्यादा क्रांति को संगठित करने में नाना साहब, जिनका मूल नाम था दुंदू पंत, और उनके वकील का नाम था अजीमुल्ला खां, इन दोनों ने किया था। और उद्देश्य क्या था कि मुगल सम्राट के नेतृत्व में विद्रोह करना है और अंग्रेज को भगाना है, यही उद्देश्य था। और साथ साथ यह जाने, यही हैं व्यक्ति नाना साहब और अजमुल्ला खां जो देश धर्म यात्रा के बहाने पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया था। साथ साथ अलिनकी खां एक भारतीय थे। अलिनकी खां के पुकार पर हिंदुओं ने गंगा जल की कसम खाया और मुसलमानों ने कुरान की कसम खाया था। जब आपसे पूछा जाएगा किसने हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों को भारत निकालने से कसम खलवाया था, वह था अलिनकी खां। दोस्तों, आज का मेरा दूसरा वीडियो का पार्ट समाप्त होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं तीसरे पार्ट, इस चैप्टर का तीसरे पार्ट में मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।